भाइयों बहनों को प्रणाम। ये फैन बंद होगा। जय हिंद, जय भारत। और मध्यकाल की कहानी शुरू हो चुकी है। मध्यकाल की कहानी के अंतर्गत मैंने कल आपसे डिस्कस किया इस्लाम का पूरा इतिहास। 3 प्रमुख चीज़ें कल मैंने आपको बताई। एक मोहम्मद साहब से इस्लाम की शुरुआत, फिर 18th सेंचुरी में वहाबिज़म की मैंने बात की, फिर मैंने बात की सलाफिज़म की 19th सेंचुरी में इजिप्ट से शुरू हुआ। लेकिन मैंने कल आपसे कहा कि 7th सेंचुरी में इस्लाम ने अपने पैर जमाए सऊदी अरेबिया में, और 10th सेंचुरी तक आते आते उसने अपने आप को कंसोलिडेट किया सेंट्रल और वेस्ट एशिया में। और फिर 10th 11th सेंचुरी से इस मुसलमान 2 दिशा में चले, एक वेस्ट की तरफ चले, पश्चिम की तरफ। जब वो पश्चिम की तरफ चले तो एक नई घटना घटी उस तरफ, उसको क्रूसेड बोलते हैं, धर्म युद्ध। ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कोई धर्मवरम युद्ध नहीं था। बेसिकली लड़ाई हो रही थी सिल्क रूट पर कब्जे के लिए, क्योंकि जिसका सिल्क रूट पे कब्जा वो वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड का मालिक। ये लेकिन धर्म एक अच्छा साधन है बहुसंख्यक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को इंस्टिगेट करने के लिए। हमेशा से मार्क्स ने इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी पर्सपेक्टिव में मार्क्स ने धर्म को अफीम भी कहा, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने इस पर्सपेक्टिव में कहा कि जब धर्म आदमी के समझ में नहीं आता लेकिन आदमी उस पर लड़ने के लिए तैयार है, तब वो अफीम है। समझ में आएगा फिर वो लड़ेगा ही नहीं। आज मेरे कई मित्रों ने, हालांकि वो फेक प्रोफाइल से मैसेज कर रहे थे, उन्होंने मुझे लिखा है कि इरफान हबीब साहब वाली पोस्ट पर कि आप जो है कम्युनिटी पर टारगेट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। जब आरएसएस के मुद्दे पर मैं आरएसएस का विरोध करता था तब मैं सेकुलर था। जब आरएसएस के किसी मुद्दे पे मैं उसका विरोध करता था तब मैं सेकुलर था। अब मैं तबलीग, जो कि खुद इरफान हबीब कह रहे हैं और कई सारे लोग कह रहे हैं, अगर उस पर पोस्ट डाल रहा हूं तो मैं कम्युनल हो गया। वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उस पर इल्जाम लग रहे हैं तो उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। उस पर भागने की जरूरत नहीं होती, उसको छिपाने की जरूरत नहीं होती। जहां आप सही हैं उसको छिपाने की जरूरत नहीं होती। ये अरविंद केजरीवाल साहब वो खुद ही बोल रहे हैं तबलीग पे। तो कल मैंने जो चर्चा शुरू की, अब वो कोई धर्म युद्ध नहीं था, वो सिर्फ, लेकिन मैंने कहा ना, आम आदमी, धर्म जो है वो बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, आज भी है, लेकिन प्री मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं धर्म को लेकर। अलेक्जेंडर जब हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा और उसने पोरस को हराया, और पोरस को हराने के बाद जब उसने कोशिश की कि नॉर्दर्न पाथ पे कब्जा किया जाए, उत्तरापथ, NH1 एंड NH2, कि मैं मगध की तरफ बढ़ूं, उसकी सेना ने मना कर दिया। उसकी सेना ने कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, बस खत्म, इनफ इज इनफ। 10 साल से हम आपके साथ हैं, 10 साल से हमने अपना घर बार छोड़ रखा है, और अब बस इनफ, अब हम वापस जाएंगे। अलेक्जेंडर ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि बस ये अंतिम युद्ध है और इस युद्ध के बाद हम जन्नत पहुंच जाएंगे। उसके सिपाहियों ने कहा तुम्हें जन्नत जाना है, तुम जाओ, हम वापस अपने घर जा रहे हैं। और अलेक्जेंडर लिखता है इस बात को, मतलब ग्रीक हिस्टोरियंस लिखते हैं कि अलेक्जेंडर कहता है इस बात को कि मुझे दुनिया में कोई राजा नहीं हरा पाया, मुझे हराया मेरे ही लोगों ने। ऐसी ही एक घटना घटी 1527 में, बैटल ऑफ खानवा। 1526 बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट पानीपत, इब्राहिम लोदी एंड बाबर। लेकिन उसके बाद बाबर को, मुगलों को, राजपूतों का सामना करना पड़ा खानवा में। लेकिन पानीपत के पहले युद्ध के बाद उसके सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, हम वापस जा रहे हैं, अब कोई लड़ाई नहीं।
बाबर ने बहुत समझाया कि बस दिल्ली और आगरा हमारे कब्जे में है और अब वापस जाना। बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया था, नेवर अगेन द बेगरी ऑफ काबुल, अब दोबारा काबुल की गरीबी नहीं। पर उसके आदमियों ने कहा कि नहीं, हमें जाना है, मतलब जाना है। बाबर का गुरु था उबैदुल्ला अहरार, नक्शबंदिया संप्रदाय का सूफी था उबैदुल्ला अहरार। चेक करिएगा ये सब नाम लिख के, उबैदुल्ला अहरार बाबर का गुरु था, नक्शबंदिया सूफी। तो बाबर अपने गुरु से मिलने गया, अपनी बात बताने गया कि सरकार ऐसी ऐसी बात है और अब मैं हिंदुस्तान पर कब्जा करने के कगार पर हूं और ये मेरे सिपाही वापस जा रहे हैं। तो उसके गुरु ने उससे कहा कि देखो, तुम एक राजा हो और ये सिपाही मुसलमान है। उसने कहा यार मैं भी मुसलमान हूं। बोले राजाओं का कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। राजाओं की कोई धर्म नहीं होता, राजाओं का कोई जात नहीं होता, और ये हिंट है, अब तुम इसे सॉल्व कर लो। बाबर ने कहा यार मैं वैसे ही परेशान हूं, तुम मुझे हिंट दे रहे हो। बोले हाँ, हिंट ले लो और सॉल्व कर लो, और इसी में तुम्हारी समस्या का समाधान। बाबर लौट कर आया, रात भर सोचता रहा वो कि यार मैं राजा और मेरी सेना मुसलमान। सुबह उसने अपने शराब के वो जार्स देखे, जो शराब के जार्स थे, उसने डंडा उठाया और सारे जारों को एक एक करके तोड़ना शुरू किया। सिपाहियों ने पूछा कि क्या हुआ सरकार? बोले आज से मैं सच्चा मुसलमान। किसी ने नहीं पूछा कल तक क्या थे। और फिर बाबर ने राणा के खिलाफ युद्ध को जिहाद घोषित किया। कोई जिहादवाद नहीं था, कोई जिहादवाद नहीं था। राणा की तरफ से कई मुस्लिम सरदार लड़ाई लड़ रहे थे, पूरा पॉलिटिकल वॉर था वो। हसन खां मेवाती राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था, महमूद लोदी राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था। कोई जिहादवाद नहीं था। लेकिन धर्म आम आदमी के लिए अफीम तो है ही है। तो बाबर ने धर्म का जबरदस्त उपयोग किया अपनी व्यक्तिगत पर्सनल एम्बिशन के लिए। अब आज जिस आदमी की कहानी से मैं मध्यकाल मेडिवल इंडिया शुरू करने जा रहा हूं, महमूद गजनी 1000 AD, बड़ा ही प्रसिद्ध कैरेक्टर है, प्रसिद्ध ईरान में, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध है। वहां सेंट्रल एशिया में विख्यात है, भारत में कुख्यात है। वर्ड बदल गए। सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री में वो विख्यात है, भारत में कुख्यात है। भारत की, अब अगर मैंने शायद इतिहास की जब मैंने कहानियां सुनानी शुरू की आपको, तब मैंने पहले दिन कहा था कि आप एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में इतिहास को देखें। अगर आप हिंदू के रूप में महमूद गजनी को देखेंगे तो आप उसकी बहुत सारी उपलब्धियों को मिस कर जाएंगे। मुसलमान के रूप में, अगर आप मुसलमान के रूप में महमूद गजनी को देखते हैं तो आप उसकी गलतियों को मिस कर जाएंगे, और अगर आप हिंदू के रूप में महमूद गजनी को देखते हैं तो आप उसकी बहुत सारी खूबियों को मिस कर जाएंगे। आप उसे हिंदू मुसलमान के रूप में मत देखिए। अगर आपने उसे हिंदू और मुसलमान के रूप में देखा तो अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं फिर तो बहुत नुकसान होगा आपका। अब यह महमूद गजनी कौन है और कहां का है और क्यों भारत की तरफ आया, यह कहानी जानना बहुत जरूरी है। तो मध्य एशिया में, ईरान में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। ईरान में वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी। और फिर वहां पे एक नोबल था अलबतगीन, वो शायद जिस व्यक्ति का समर्थन कर रहा था सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन में, वो व्यक्ति हार गया। जैसे यहां दारा और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई तो जितने लोग दारा के साइड थे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, महाराजा जसवंत सिंह को छोड़कर, क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा जय सिंह ने पहले ही अपनी तरफ मिला लिया था। ऐसा होता है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ रही है और
आप कांग्रेस के साथ है और बीजेपी सत्ता में आ गई तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अलबतगीन जिस उम्मीदवार की तरफ से लड़ रहा था वो उम्मीदवार हार गया और फिर उसे ईरान से बाहर निकलना पड़ा। और अलबतगीन ने गजनी, अफगानिस्तान में एक जगह है, आज भी अब तो एक छोटा सा गांव है गजनी, और अलबतगीन ने गजनी में एक नए राज्य की स्थापना की। किसने? अलबतगीन कौन है? ईरानियन गवर्नर है। उत्तराधिकार के युद्ध में उसका दावेदार हार जाता है तो वहां से निकलता है और गजनी में एक छोटे से राज्य की स्थापना करता है। बस यहीं से कहानी को हम देखेंगे अलबतगीन से। अलबतगीन को अपना कोई बेटा नहीं था, तो अलबतगीन के बाद उसका सबसे काबिल दास अधिकारी, स्लेव ऑफिसर सुबुक्तगीन, वो गजनी का राजा बना। और आज गजनी आज तो गांव है अफगानिस्तान में, लेकिन वहां के लोग महमूद गजनी को कोई बहुत इतनी इज्जत नहीं देते जितने हिंदुस्तान के बहुत सारे मौलाना देते हैं। और मैं अगर आपको महमूद गजनी के विषय में, मैंने कहा ना किसी से सुनकर कोई बात कभी मत बोलिए, पढ़िए। महमूद गजनी के समय की दो किताबें बहुत फेमस हैं। एक अलबरूनी की किताबुल हिंद जो आपको उस समय की सोसाइटी इकोनॉमी के बारे में बताएगी, बड़ी जरूरी किताब है। और दूसरी किताब है फिरदौसी की शाहनामा। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका इतिहास सुनकर जानता है, आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी जानता है, फेसबुक यूनिवर्सिटी से भी जानता है, लेकिन बहुत बड़ा तबका, जैसे मैं कल एक व्हाट्सएप पर किसी ने शायद फेसबुक पर ही मुझे मैसेज किया था कि बीरबल नाम का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं था सर अकबर के दरबार में, वो तो कृष्णदेव राय का मंत्री था तेनालीराम, वो उसी की कहानियां हैं जो बाद में अकबर और बीरबल के नाम से जोड़ दी गई। तो मैंने उन साहब को फिर मैसेज किया कि भाई साहब, जब अकबर ने कश्मीर का अभियान किया, व्हेन अकबर टुक द एक्सपीडिशन ऑफ कश्मीर, तो बीरबल वॉज किल्ड इन दैट एक्सपीडिशन। कैरेक्टर तो सही है, हो सकता है बड़ी सारी कहानियां बनाई गई हो, ये एक अलग बात, ये तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन कैरेक्टर तो है। तो ये नतीजा किसका है? ये नतीजा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी और प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री का। जो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है और सबके काम कर रही है। बीजेपी का आईटी सेल है, तो क्या कांग्रेस का आईटी सेल नहीं है? समाजवादी का नहीं है? बीएसपी का नहीं है? सबका है। और सबके अपने अपने आईटी सेल काम कर रहे हैं, सिर्फ किसी एक आदमी का आईटी सेल नहीं है। और आज के समय में खासकर हिंदुस्तान में न्यूट्रल रहना बड़ा मुश्किल है। एक साहब ने तो हमें मैसेज, दो तीन साहब ने मैसेज किया कि आप बीजेपी से टिकट के चक्कर में हैं और टिकट आपको नहीं मिलेगा, भाड़ में जाए टिकट। मैं किसी से टिकट मांगने जा रहा हूं? मैं किसी से कोई टिकट उकट मांगने नहीं जा रहा हूं। इस क्लिपिंग को रख के ले आके दिखा दीजिएगा कभी मांगने जाऊं तो। मैं किसी से कोई टिकट उकट मांगने नहीं जा रहा हूं। लेकिन जहां पर भी मुझे लगेगा कि हां ये चीज पर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। तो अलबतगीन के बाद जो गजनी का राजा बना वो था सुबुक्तगीन। और गजनी यानी अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में सिर्फ दो चीजें हैं, एक अफीम, एक AK-47। तो AK-47 अब की बात मैं कर रहा हूं, पहले तलवारें और अफीम। अफगानिस्तान की कमाई जो थी, जो सोर्स ऑफ इनकम है अफगानिस्तान का, वो मेनली है ट्रांजिट ट्रेड। अफगानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है, द ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। तो जब ये सिल्क रूट एक्टिव होता है तो अफगानिस्तान को बड़ा फायदा होता है। वो वेस्ट के ट्रेडर आकर अफगानिस्तान रुकते हैं,
ईस्ट के ट्रेडर आपके अफगानिस्तान रुकते हैं। इसलिए अफगानी कैरेक्टर के मामले में शुरू से बड़े स्ट्रांग रहे हैं। बड़ा भरोसा किया लोगों ने अफगानियों पर, ट्रेडिंग पॉइंट रहा ना, सब आके रुकते थे वहां पे। लेकिन ये एनआरकी का दौर चल रहा था तो अफगानिस्तान भी तबाह था, अफगानिस्तान भी परेशान था। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी नहीं, एनआरकी चारों तरफ थी। तो अफगानिस्तान कोई रिसोर्सफुल कंट्री नहीं है। तो अगर वहां अपने आप को ताकतवर बनाए रखना है तो अगल बगल से तो पैसा उठाना ही पड़ेगा। और जैसे ही गजनी राजवंश पैदा हुआ तो पंजाब, और उस समय का जो पंजाब है उसमें हम पाकिस्तानी पंजाब को भी जोड़ेंगे, तो ये पंजाब यानी इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब और गजनी राजवंश दोनों बॉर्डर। और पंजाब में उस वक्त हिंदू शाही शासक शासन कर रहे थे। हिंदू शाही, जो डायनेस्टी का नाम है पंजाब की वो है हिंदू शाही। तो जब भी किसी राज्य के बगल में एक नया राज्य पैदा होगा तो उस पुराने राज्य को अनरेस्ट होगा, हलचल होगी कि अब ये एक्सपैंड करेगा, पश्चिम की तरफ भी और पूरब की तरफ भी। और पूरब की तरफ एक्सपैंड करेगा तो किसको घाटा होगा? हिंदू शाहियों को। और यहीं से सुबुक्तगीन के समय से लड़ाई शुरू हुई हिंदू शाहियों के बीच और गजनियों के बीच। अब ये कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, जैसा कि बहुत सारे इतिहासकारों ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। वो कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है। अब शाहियों का जो शासक है वो है जयपाल शाही। जयपाल शाही ने सोचा कि इससे पहले गजनी राजवंश मजबूत हो, हम इसे खत्म कर दें। जयपाल शाही ने अटैक किया गजनी पर और जयपाल शाही की सेना बर्फीले तूफान में फंस गई। जयपाल शाही को भागना पड़ा। खैर, शाही राजवंश हारा जरूर, पर हिम्मत नहीं हारा। सुबुक्तगीन की डेथ हुई, और जब सुबुक्तगीन की डेथ हुई तो उसका बेटा मोहम्मद बिन कासिम उर्फ महमूद गजनी, इतिहास में वो इसी नाम से बहुत प्रसिद्ध है, महमूद गजनी के नाम से। यंगस्टर, नौजवान आदमी गजनी की गद्दी पर बैठा, और गजनी की गद्दी पर बैठा तब तक शाही राजवंश और गजनी राजवंश के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जयपाल ने सोचा कि बच्चा है, नया नया लड़का है, गजनी राजवंश को खत्म कर दिया जाए। जयपाल ने फिर अटैक किया, और जयपाल ने जब फिर अटैक किया, जयपाल शाही हार गए। जयपाल शाही हार गए तो फिर जयपाल शाही ने राजपूत धर्म का पालन किया। राजपूत परंपरा, राजपूत ट्रेडिशन बड़ी शक्तिशाली ट्रेडिशन रही है मेडिवल पीरियड। बड़े अनोखे अनोखे नियम थे उनके। पीठ दिखाकर नहीं भागना है, निहत्थे दुश्मन पर बड़ी मॉरल लड़ाई लड़ते थे, बड़ी इथिकल लड़ाई लड़ते थे। इसीलिए जब सेंट्रल एशियन से उनका सामना हुआ तो वो जीत नहीं पाए। बात बहादुरी की नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल एशियंस इथिक्स मानते ही नहीं। ये जो राजपूत सेंट्रल एशियन से हारे, उसकी वजह राजपूतों की कमजोरी नहीं है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि एक इथिकल लड़ाई लड़ता है, दूसरे के लिए इथिक्स है ही नहीं। तो फिर जयपाल शाही ने कहा कि मैं एक बच्चे से हार गया, यह तो राजपूतों का अपमान है। और फिर उस व्यक्ति ने अपनी चिता जल खुद सजवाई। बड़े सारे शासकों ने, वो सोमेश्वर वन चालुक्य शासक है, उसने तुंगभद्रा में जल समाधि ले ली। अर्जुन ने कहा महाभारत में
कि कल सूरज अस्त तक अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार सका तो मैं समाधि ले लूं, मैं चिता में भस्म हो जाऊंगा। बस वही काम जयपाल शाही ने भी किया। अपनी खुद की चिता जलाई, सजाई और स्वयं को चिता में समर्पित कर दिया। अब जयपाल शाही को हराने के बाद महमूद यंग तो था ही, यंग भी था और सपना भी था। बहुत काबिल आदमी, शासक के रूप में महमूद गजनी बहुत काबिल आदमी, बहुत काबिल, मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उस आदमी ने इतिहास में जो स्थान बनाया, जो स्थान पैदा किया, वो काबिल तारीफ है। एक बहुत बड़े क्षेत्र पर उसने शासन किया, भारत को 25 साल तक लूटता रहा। मैं उसकी कमी नहीं मानता, मैं उसे कभी दोष नहीं देता, मैं उसे कभी दोष, मैं यहूदियों को कुछ नहीं कहता। अरब वर्ल्ड में तबाही मचा रखी यहूदियों ने, मैं अरब को ही दोष देता हूं कि क्यों कमजोर हो तुम, किसने रोका, किसने मना किया तुम्हें कि तुम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना करो, किसने मना किया तुम्हें कि तुम आगे ना बढ़ो, और अगर तुम कमजोर हो तो सताए जाओगे, और कमजोरी के साथ अगर समृद्धि तुम्हारे पास है फिर तो तुम और सताए जाओगे। हिस्ट्री पढ़ो, इनका सिविलाइजेशन, एज़टेक सिविलाइजेशन, सोने और चांदी के भंडार, और यूरोपियन पहुंचे, काट डाला एक एक आदमी को। ट्राइबल्स, वो स्पेनिश कॉर्नेस जब वो पहुंचता है इनका सिविलाइजेशन से लोगों, तो कहता है कि मैं तो तुम्हारा अवतारी भगवान हूं। जो लोग दूसरों को दोष देते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते। आप हारे हैं तो आपको अपने रीजन तलाशने होंगे। 1853 Japan was defeated by Americans. Japan became the colony of America. कॉमोडर पैरी, और 1853 में जापान ने एक डेलीगेशन भेजा वेस्ट कि जाओ और पता करो कि हम हारे क्यों, हमारी कमी क्या है। समझदारी यही है, तुम बहाना नहीं बना सकते। एक्सक्यूज जो बनाते ना, एक्सक्यूज, ये इन्होंने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, कि महमूद गजनी हिंदुओं को लूटा, किसी हिंदू को नहीं लूटा उसने कमजोरों को लूटा। तुम कमजोर थे, तुम लूटे गए। अब उस नौजवान सपना है, ही इज हैविंग अ ड्रीम, ही इज एम्बिशियस एंड ही हैज डिफीटेड जयपाल शाही, तो दैट गेव हिम एंथुजियाज्म ऑल्सो। और उसका सपना था, हिज ड्रीम वॉज टू ऑक्यूपाई द सिल्क रूट, कि पूरा सिल्क रूट पर मेरा कब्जा हो। पर उस सपने के लिए पैसा चाहिए था, और अफगानिस्तान मैंने कहा रिसोर्स है नहीं। तो उसके कमांडरों ने कहा कि सर ये बगल में हिंदुस्तान है, सोने की चिड़िया, और यहां के लोग सर, एक को तो आप हरा ही चुके। और फिर वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ता है, और 1008 में सबसे फेमस युद्ध जो उसने लड़ा वो था बैटल ऑफ वाहिंद। पेशावर का पुराना नाम वाहिंद है। बैटल ऑफ वाहिंद, पहली लड़ाई उसने लड़ी वो वाहिंद की लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ वाहिंद, अनंतपाल शाही एंड महमूद गजनी। महमूद गजनी को हराया उसने, महमूद गजनी ने हराया शाही को।
और बैटल ऑफ वहिंद के बाद उसने जो पहला निशाना बनाया वो था नागरकोट का मंदिर। इसलिए नहीं, फिर मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूं, इसलिए नहीं कि उसे हिंदुओं से नफरत थी, उसे हिंदू धर्म को उखाड़ कर फेंकना था, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे 3 दिन पहले बता चुका हूं कि भारत सामंतवाद के दौर से गुजर रहा था। इंडिया वॉज पासिंग थ्रू द फेज ऑफ फ्यूडलिज्म एंड व्हाट वाज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी? टेम्पल्स। कौन सा दौर था भारत में? सामंतवाद का दौर था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी गतिविधियों का केंद्र कौन? मंदिर। तो मंदिर जो थे वो अथाह संपत्ति के मालिक थे, बैंक से, और इसको चाहिए था पैसा, जिससे कि अपने एम्बिशन को फुलफिल कर ले, सेंट्रल पूरा सिल्क रूट कब्जा करने की। और नागरकोट के टेंपल में तो इसे बहुत संपत्ति मिली। मतलब उसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि कितनी संपत्ति इससे नागरकोट के मंदिर से मिली। अब लूट, अब इस यहीं पे दो पक्ष तैयार हो गए, दो। एक मौलाना का पक्ष जिसने इसको इस्लाम का लंबरदार माना, ये मंदिर तोड़ा इसने। यहीं से उलेमाओं ने अपनी हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी कि महमूद गजनी गाजी है और महमूद गजनी इस्लाम की तलवार लेके चल रहा है। महमूद गजनी राजा है, कोई इस्लाम की तलवार लेके कभी नहीं चला वो। बहुत समझदार आदमी। अब वो महमूद, जब वो गजनी से चलता था, पैसा तो था नहीं उसके पास कि बड़ी आर्मी बना ले 1 लाख की। उसके पास ज्यादा से ज्यादा 10,000 सिपाही होते थे। तो जब वो भारत की तरफ चलता था तो जिहाद का नारा देता था, और जैसे ही वो जिहाद का नारा देता था मुसलमान उसके साथ हो जाते थे, क्योंकि जिहाद में 2 तरफा फायदा है। इस्लाम में एक लॉ है खुम्स, KHUMS, खुम्स का नियम। तो जब मुसलमान राजा गैर मुसलमान से लड़ाई करता था और उसकी संपत्ति, उसे हराता था, उसकी संपत्ति लूटता था, तो 1/5 जो संपत्ति होती थी वो राजा के पास जाती थी और 4/5 सिपाहियों के पास। ये सबसे बड़ी वजह थी जिहाद में लड़ने की, कि लूट की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। खुम्स पढ़ लीजिएगा विकिपीडिया पे डालकर, KHUMS, खुम्स। तो जब वो 10,000 की सेना लेके चलता था और जिहाद बोलता था तो 40,000 लोग और आ जाते थे कि जीत गए तो लूट की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, और अगर हार गए तो जन्नत, क्योंकि गैर मुसलमानों से लड़ रहे हैं। यह है उस आदमी की समझदारी। मैं तो शुरू से कहता हूं दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक शाही एरिस्टोक्रेसी और एक आम। शाही वो लोग हैं जो यूज करना जानते हैं किसी भी बात पर, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, किसी भी बात पर। एरिस्टोक्रेसी मतलब वो वर्ग, वो क्लास जो लोगों को यूज करना जानता है, और आम आदमी मतलब वो क्लास जो यूज होना जानता है। और ये दुनिया इसी का खेल है। और ये दुनिया इसी का खेल है। इसीलिए तो आम आदमी बहुत परेशान है कि उसको कोई देखता नहीं, उसको कोई इज्जत नहीं करता, उसको कोई आई लव यू नहीं बोलता।
इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को जो सबसे पहली चीज अपने साथ करनी चाहिए वो है अपनी यूटिलिटी पैदा करना चाहिए। जैनों को देखो, उनकी यूटिलिटी देखो। कोई बोल दे कुछ जैनों को, सिखों को, पूरी इकोनॉमी इन लोगों के हाथ में है। पारसियों को, और तुम्हें अगर अपनी कमजोरी से बाहर निकलना है और राजा बनना और ताकतवर होना है तो पहले अपनी कमियों पर ध्यान देना होगा। और सिर्फ कमियों पर ध्यान ही नहीं देना होगा, जो कमी बता रहा है उसको थैंक यू भी कहना होगा। पर इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। जिहाद बहुत बड़ी चीज है जिहाद। हालांकि मैं मानता हूं कि 70% तो जानते ही नहीं जिहाद क्या है। जैसे हिंदुइज्म में है धर्म युद्ध, हिंदुइज्म में भी है धर्म युद्ध, क्रिश्चियनिटी में भी है होली वॉर। हर आदमी लड़ रहा है। शुगर के पेशेंट से पूछो चावल खाने के लिए कितना परेशान है, लड़ाई नहीं हो रही है। शुगर के पेशेंट से पूछो मिठाई खाने के लिए कितना परेशान है, लड़ाई नहीं हो रही है। हर व्यक्ति इस संसार में एक आंतरिक लड़ाई से गुजर रहा है, अंदर की लड़ाई से। महमूद गजनी बहुत समझदार आदमी, बहुत बड़ा फायदा उठाया उसने उलमाओं का, बड़ा फायदा उठाया उसने धर्म का। धर्म से उसे कुछ भी लेना देना नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिरदौसी की किताब शाहनामा में आप चेक करिएगा। उसने फिरदौसी से कहा, यह शाहनामा में घटना वर्णित है, चेक करिएगा। सुनकर किसी भी बात पर उल्टे सीधे कमेंट मत किया करिए। महमूद गजनी ने फिरदौसी से कहा कि तुम जितनी लाइन मेरे बारे में लिखोगे मैं तुम्हें उतना गोल्ड कॉइन दूंगा। जितनी लाइनें मेरे बारे में लिखोगे मैं उतने गोल्ड कॉइन दूंगा। महमूद गजनी ने लिख दी 10,000 लाइन, फिरदौसी ने लिख दी 10,000 लाइन और ज्यादा ही लिख दी। अरे महमूद गजनी ने कहा इतना लिखने के लिए किसने कहा था? उसने कहा कि 10-20 सोने के सिक्के दे दो इसको। फिरदौसी को पता था ये बड़ा कंजूस आदमी है, तो फिरदौसी ने अपने किताब के बीच के कुछ पन्ने छोड़ रखे थे खाली, और उन बीच के पन्नों में फिरदौसी ने महमूद की असलियत लिखी है। कोई इस्लाम नहीं मानता, ये शराब का इतना बड़ा शौकीन फिरदौसी ने लिखा है। फिरदौसी ने कहा शाहनामा में, लेकिन शासक बहुत अच्छा है, वो शासक बहुत अच्छा है। मतलब एज अ रूलर तो मैं बड़ी उसकी तारीफ करता हूं, शासक के रूप में तो जबरदस्त समझदार आदमी है। ईरानियन क्रांति, ईरानियन रेवोल्यूशन को जन्म दिया उसने। और उसके बाद उसने कहा, नागरकोट के मंदिर के बाद उसने कहा कि पता करो और ये बैंक और कहां है। फिर 1012 में उसने थानेश्वर को लूटा, फिर 1018 में उसने मथुरा को लूटा। ये बड़े बड़े लूट थे। वैसे तो आता जाता लूटता रहता था, जब भी उसे पैसे की जरूरत होती थी हिंदुस्तान चलाता था। बेटी एक शादी करनी है, गुड्डू का मुंडन करना है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी लूट है 1025 में सिटी बैंक सोमनाथ,
कहते हैं कि 11 ऊंटों पर उस खजाने की चाबियां गई। चाबियां, अब एग्जेगरेशन हो सकता है, लेकिन अगर 2 ऊंट पे भी गई सिर्फ चाबी, तो बड़ा खजाना गया होगा। तो सेंट्रल एशिया का महानायक और भारत में लुटेरा। कंजूस बहुत था, बहुत ज्यादा कंजूस था, बहुत ज्यादा। किसी ज्योतिषी ने उसके दरबार में कहा था कि तुम कभी अपने खजाने में मत जाना, और कहते हैं कि एक्सीडेंटली महमूद अपने खजाने में पहुंच गया, और जब उसने खजाने में संपत्ति देखी पागल हो गया। बड़े सारे विद्वान महमूद के अंतिम दिनों की चर्चा नहीं करते। पागल हो गया, पागल, कपड़े वपड़े फाड़ के गजनी की सड़कों पे घूमता था। मैंने किसी भगवान के बंदे को पागल होते हुए नहीं देखा। कबीर पागल नहीं हुए, नानक पागल नहीं हुए, दादू पागल होकर नहीं मरे, मोहम्मद पागल होकर नहीं मरे, महावीर, बुद्ध। राजा था, राजा था जिसने यूज करना जानता था। वो यूज, समझदार आदमी था। अब भारत के इतिहास में तो वो लुटेरा है, लेकिन भारत के लोगों को उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना पहली लाइन, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। प्रॉस्पेरिटी cannot survive with weakness. Lack of unity is a crime for a nation. हमने कहा ना कि अब सिर्फ कोरोना से लड़ाई नहीं चल रही है, अब कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म। स्वदेशी मूवमेंट हुआ, और ये कोई नई घटना नहीं है, ये कोई नई घटना नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1905 में, और ब्रिटिश सरकार के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट बड़ा जबरदस्त मूवमेंट हुआ। तो फिर अंग्रेजों ने कहा अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। नवाब को पकड़ा, सलीमुल्लाह को, रोको इसको, मुसलमानों को रोको अंदर जाने से। सलीमुल्लाह ने कहा साहब कल रोक लेंगे। सलीमुल्लाह ने पकड़ लिया मौलानाओं को। मौलानाओं ने कहना शुरू कर दिया कि स्वदेशी मूवमेंट तो इस्लाम के खिलाफ है। मौलाना बड़े खेल खेले इन्होंने। मैंने एक पोस्ट डाला था 15-20 दिन पहले, अब्दुल नबी लिखा था मैंने, बहुत मारा अकबर ने, बहुत मारा। और बात मौलाना की नहीं, बाबा रामदेव भी मारे गए, गवर्नमेंट का केस चले गए थे, भागना पड़ा था बाबा रामदेव को। भिंडरवाले के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, शेख अहमद सरिंदी को जहांगीर ने 12 साल जेल में रखा। आप आरएसएस के खिलाफ बोलते हो, हम तो नहीं कहते आप हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हो। आपको कुछ गलत लगता होगा, आप बोलते होगे। अपनी कमियों को समझो, दूसरों पे इल्जाम। मैं तो महमूद को दोषी मानता ही नहीं। मैंने तो उसकी पूरी कहानी, ईरानियन हिस्ट्री पढ़ी, उसकी पूरी हिस्ट्री अफगानिस्तान की पढ़ी, जो कि मेरे तब तो सिलेबस में था भी नहीं। लेकिन मैं इतना ज्यादा उस आदमी से फैसिनेटेड था कि क्या बात है यार, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया उस आदमी ने, महमूद गजनी ने। बहुत समझदार आदमी। और मैं तो इस बात पर आश्चर्यचकित था कि वो आदमी लगातार हिंदुस्तान आता था, लूटता था, लूटता था, जाता था, लूटता था, जाता था। भाई आपके घर में कोई एक बार डकैती करेगा, आप अलर्ट हो जाएंगे। कोई आदमी लगातार आके लूट रहा है आपको, आपको अकल ही नहीं है।
आपको अकल ही नहीं है। इसलिए मैं अपने नौजवान क्रांति के दोस्तों से कहता हूं कि बहुत संभल कर। मैं हरमन सिंह गिल को पंजाब से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं, थैंक यू कहना चाहता हूं। बेचारों ने बड़ा एफर्ट कर रखा है पंजाब में, बहुत ज्यादा एफर्ट कर रखा है, लगभग पूरा पंजाब ही संभाल रखा है। बहुत बड़ी बात है ये। आज तो मैं बहुत ज्यादा मैसेजेस को देख नहीं पाया, बहुत सारे मैसेजेस को मैं चेक नहीं कर पाया, लेकिन क्रांति का एक दूसरा प्रारूप, जैसे लॉकडाउन 2.0, ऐसे नौजवान क्रांति 2.0 का एक मैं सिनॉप्सिस तैयार कर रहा हूं। आज या कल में आपके सामने आ जाएगी वो। मैं अपने उन सभी भाइयों को, बहनों को जो इस खेल में बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, यहां किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं सर, किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मैं तो कभी बोलता ही नहीं। लेकिन अगर किसी पर इल्जाम लग रहा है तो उसका काम है। मौलाना साहब क्यों भाग रहे हैं? आए बताएं अपने आप को कि साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने तो डीएसपी को बता दिया था, एसडीएम को बता दिया था। आए बाहर निकल कर आए। जनता उनके साथ है, जनमानस उनके साथ है, सारे लोग उनके साथ हैं। कोई कम्युनिटी नहीं, उल्टी सीधी बातें मत लिखा करो कि कम्युनिटी के खिलाफ लिख रहे हैं, इसके खिलाफ लिख रहे हैं। कोई कम्युनिटी, तुम कौन सी कम्युनिटी के हो? सीखो, पहले अपनी गलतियों से सीखो, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। इतिहास का काम ही यही है। इतिहास का काम है हिस्ट्री। उसकी जनरल डेफिनेशन मैंने शुरू में आपको बताई थी। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज स्टोरी विद मैसेजेस। तो अशोक हमें सिखाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल किया जाता है। और औरंगजेब से हम सीखते हैं कि गलत पॉलिसीज कैसे कंट्री को, सोसाइटी को, नेशन को बर्बाद कर देती हैं। सीखते हम दोनों से, ना एक से हमें मोहब्बत है और ना दूसरे से नफरत है। हमारे लिए दोनों कैरेक्टर हैं। जैसे डॉक्टर के लिए पेशेंट होते हैं ना, ऐसे हमारे लिए दोनों कैरेक्टर हैं। हम राणा प्रताप की बहादुरी से प्रभावित हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावित है अकबर की समझदारी से। और राजा के रूप में अकबर से ज्यादा प्रभावित है। अभी मैं आऊंगा उस आदमी पर, शायद 2 दिन का टाइम दूं आपको। 2 दिन, 1 दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 दिन में उस आदमी की कहानी को मैं आपको सुनाऊंगा। मध्य प्रदेश में हमारे संजय भाई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लगातार उनके मैसेजेस और फोटोग्राफ्स आते रहते हैं। आज मुझे किसी का चित्रकूट से मैसेज आया था, वो मुझे याद आ रहा है। अगर आप ऑनलाइन हैं तो कि बच्चे जो है एक तरह का नाश्ता और खाना पा कर रूप चुके थे, तो भाइयों ने पूरा उधर फ्रूटी और बिस्किट और नमकीन वगैरह। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। बस किसी तरह देश इस संकट से बाहर निकले, किसी तरह मुल्क इस संकट से बाहर निकले। चुनौतियां तो चलती रहेंगी, चुनौतियों का क्या है। चुनौती जिसकी जिंदगी में खत्म, वो आदमी भी खत्म। मुर्दे की जिंदगी में कोई चुनौती नहीं, इसलिए मुर्दे को कभी कोई गाली नहीं देता। मुर्दे का विरोध नहीं होता, इसलिए अगर आपका विरोध भी नहीं होता तो आप मुर्दा हैं। विरोध होना भी जरूरी है, और विरोध होना बहुत जरूरी है। अब महमूद गजनी के आने से भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ यह नहीं देखना कि उसने भारत को आकर लूटा। ठीक है, भारत को आकर उसने लूटा, किसकी वजह से? भारतीयों की कमजोरी की वजह से। यह बात दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। हमें यह बात दिमाग में नहीं रखना है कि वो मुसलमान था, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है।
उसने भारत को आकर लूटा जरूर, किस वजह से? भारतीयों की कमजोरी, यह ज्यादा जरूरी है। विद्याधर चंदेल, चंदेल राजा है, नाम लिख के पढ़ लीजिएगा जिनके बारे में। विद्याधर चंदेल कविता लिखी थी महमूद गजनी के सम्मान में। विद्याधर चंदेल महमूद गजनी के रिस्पेक्ट में कविता लिखी थी, कविता। उसके आने से भारत के इतिहास पे, ये भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट फिर हुआ। महमूद गजनी का इन्वेजन, नॉर्दर्न पाथ फिर से सिल्क रूट से जुड़ गया। जुड़ा तो पहले ही से था, मतलब अब तो कनेक्ट हो गया। सबसे पहली बार इस्लाम की एंट्री हुई सूफियों के साथ। सूफियों के साथ आप जाइए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, 80% गैर मुसलमान मिलेंगे आपको। अब जाइए अजमेर, हमारे वो बोर्थ ठाकुर हैं असम के, बेचारे वहीं पड़े रहते हैं, निजामुद्दीन आकर पड़े रहते हैं बेचारे। ये सब फालतू की बातें हैं कि लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, इस्लाम से नफरत कोई नहीं करता। आप गलत बात को सपोर्ट करोगे, लोग आपका विरोध करेंगे। अब उसे आप नफरत कहें, यह आपका सोचना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है महमूद गजनी की भारत के इतिहास में। एक तो फिर से आवागमन शुरू, फिर से ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू, वो कनेक्टिंग लिंक बन गया महमूद गजनी। नॉर्थ इंडिया एंड सिल्क रूट, इस्लाम सूफियों के साथ हिंदुस्तान आ गया। सबसे बड़ा बात उसने ये किया कि जो छोटे मोटे रजवाड़े थे ध्वस्त कर दिया, पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा कर दिया उसने। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महमूद गजनी, creating political vacuum in northern India, which became the reason for the emergence of big Rajput houses in northern India. वो जो दो गांव के राजा थे, तीन गांव के राजा थे, खत्म कर दिया उसने। ये बड़ा रोल रहा उसका। और 1030 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ऐसा देखा गया है कि बहुत काबिल फादरों के बहुत काबिल बच्चे नहीं होते हैं, एक्सेप्शंस भी रहे। बहुत काबिल और बहुत अच्छे पिताओं के बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, मोतीलाल नेहरू। लेकिन बड़े काबिल बाप कभी कभी बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, औरंगजेब ये मत करना, वो मत करना, यहां मत जाना। तो बहुत काबिल और अथॉरिटेटिव जो फादर होते हैं उनके बच्चे बड़े काबिल नहीं होते, दबा दिए जाते हैं शुरू से। बहुत काबिल और बहुत अच्छे फादरों के बड़े अच्छे बेटे होते हैं, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू। बड़ा काबिल आदमी था महमूद गजनी, लेकिन बड़ा अथॉरिटेटिव आदमी था। उसके बच्चे नहीं संभाल पाए। गजनविद जो सम्राट जिसने इतना बड़ा खड़ा किया, वो उसके बच्चे नहीं संभाल पाए। और फाइनली उनके सामंत, उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, शंशबनी, घुर राजवंश, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद घुर भी जगह का नाम है, वहीं से हम कहते हैं मोहम्मद गौरी। महमूद गजनी जगह का नाम है, कहते ना अकबर इलाहाबादी। महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी दोनों अलग अलग लोग हैं। तो मोहम्मद गौरी की जो जगह है वो है घुर। सामंत रहे गजनियों के, घुर भी अफगानिस्तान में। और फिर कुछ घटनाएं घटी। गजनी की राजवंशों ने कुछ बदतमीजी की
और गयासुद्दीन घुर से घुर राजवंश की कहानी शुरू होती है। खैर, ये घुर राजवंश की कहानी तो हम कल ही शुरू करेंगे, लेकिन आज जो कुछ बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये है कि हालांकि कुछ बड़ी अच्छी खबरें हैं कि केसेस कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां पे केसेस की संख्या में बड़ा ड्रॉप, बड़ा गिरावट आई है। ये बड़ी अच्छी खबर। सर एक बात तो ये मान लीजिए कि कोरोना का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल। इसमें मौत होती है लास्ट फेज में। जैसे आपको सिम्टम, मान लीजिए किसी को सॉर थ्रोट है, बुखार है और आप दबा रहे हैं डर के मारे, तब तो जाना ही है आपको। तब तो जाना ही है। लास्ट फेज में तो कोई दवा नहीं है। अब तो कोविड के मतलब एप्स हैं और उसके तमाम सारे सिम्टम्स हैं, ऑनलाइन टेस्टिंग है, उसकी किट भी आ रही है। आज हमारे कोई अलीगढ़ के भाई हैं, उन्होंने भी बड़ा, अलीगढ़ के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने मैसेज भी डाला कि हमारे अलीगढ़ के कोई भाई हैं, उन्होंने कोई टेस्टिंग किट इवॉल्व की है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी काबिल तारीफ बात है। उनका बहुत बहुत साधुवाद, उनको बड़ा बड़ा बहुत शुक्रिया कि हमारी इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने अगर इतना बड़ा काम किया है तो वो तारीफ काबिल है। उस सब लोगों को उसको तारीफ करना चाहिए कि 15 मिनट में वो टेस्ट कर लेंगे कि हाँ कोरोना है कि नहीं है। तो प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। एक्सपोनेंशियल, एक आदमी 5-5 हजार लोगों को कोरोना दे सकता है। और अभी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, शांत होने की जरूरत नहीं है, यह सोचने की जरूरत नहीं कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म। सर केसेस बढ़ते रहेंगे तो लॉकडाउन खत्म नहीं हो पाएगा। केसेस बढ़ते रहेंगे तो लॉकडाउन खत्म नहीं हो पाएगा। ये बात हमें लोगों तक पहुंचानी कि अगर केसेस बढ़ते रहे तो लॉकडाउन खत्म नहीं हो। मैंने कहा बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। एक सीमा के बाद तो मतलब मैं अभी जहां तक देख रहा हूं 10,000, 11,000, जैसे ही मैं टीवी खोलता हूं और संख्या बढ़ी दिखाई पड़ती तो मुझे हल्की सी बेचैनी हो जाती, क्योंकि मुझे पता है कि एक सीमा के बाद फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है 25 करोड़, 30 करोड़, जबकि 4 गुना हमसे बड़ा मुल्क है वो। स्ट्रॉन्ग मेडिकल फैसिलिटीज हैं। इटली वही हाल, स्पेन वही हाल। हम तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि मर जाने दो यार, क्या करें, हम नहीं बचा पाएंगे। एक संख्या जहां क्रॉस हुई ना, उसके बाद आप देखना कितना पैनिकनेस बचेगा कंट्री में। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जितना हो सके आप अपने क्षेत्र के राजा बनिए, अपने क्षेत्र का राजपाट संभालिए। आप युवाओं की बड़ी तमन्ना रही कि हम देश की सेवा करें, देश के काम आए, तो अब समय है ना, उलझिए मत किसी से। आप देखिए मुझे इतने लोगों ने कमेंट कर रखा, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। कोई बात गलत हो तो उस पर कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा। तो उल्टा सीधा कमेंट करोगे कि आप कम्युनिटी के खिलाफ जा रहे हैं। कहां जा रहा हूं? 2 साल पहले मैं लिंचिंग हो रही थी, आरएसएस के खिलाफ लिख रहा था, तब मैं सेकुलर था।
डरिए मत, घबराइए मत। और कई सारे तो मेरे पुराने मित्र ही हैं, फेक प्रोफाइल बनाकर वो उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। वो तो मैं जानता हूं, उनके जैसे वो बोलते थे वैसे वो शब्द भी लिखते हैं। आपके एसेंट आपकी टाइपिंग में भी आती है, तो वो कोई इशू नहीं। आप भी विरोध का तो बिल्कुल मत डरिए, विरोध से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ अपना काम करिए। क्रांति आगे बढ़ेगी। नौजवान क्रांति 2.0 का जो प्रारूप है, मतलब आउटलाइन है, वो या आज कल शाम को या आज शाम को मैं फेसबुक पर डाल दूंगा। बाकी कहानी यहीं से कल से शुरू करेंगे। जय हिंद।